Hello students, today we are going to explore the constitution of 1791 of France. But wait a minute, फ्रांस में तो मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी, ये कॉन्स्टिट्यूशन कहां से आ गया? आपको याद होगा 1789 में बहुत बड़े लेवल पे एक रिवोल्ट हुआ था, जहां लोगों ने अपनी एक मिलिशिया बना ली थी और हथियारों के लिए वो अलग अलग गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को सर्च कर रहे थे और वो लास्ट में पहुंचे थे बैस्टिल, जहां उन्हें लगा था कि उन्हें हथियार मिल जाएंगे। उन्होंने बैस्टिल को अटैक किया, बैस्टिल के अंदर जेल को तोड़ दिया, सभी प्रिजनर्स को रिलीज कर दिया और उसके बाद बैस्टिल के कमांडर को मार दिया और लास्ट में बैस्टिल को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया। इसके बाद क्या हुआ होगा? क्या राजा ने लोगों की बात को मान लिया होगा या राजा ने अपने ही लोगों पे और हथियार चलवाए होंगे और उनके इस पूरे रिवोल्ट को दबा दिया होगा? अब आगे देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हुआ। जब राजा ने इतने बड़े लेवल पे रिवोल्ट देखा तो राजा घबरा गया, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि सिचुएशन धीरे धीरे आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही थी। अब राजा को लगा किसी भी तरीके से थोड़ा सा समय लेना पड़ेगा और किसी भी तरीके से अपनी पावर को रीगेन करना पड़ेगा। तो उसने सोचा क्यों ना अभी के लिए लोगों की हाँ में हाँ मिला ली जाए। अब यहाँ पर राजा ने नेशनल असेंबली को रिकॉग्निशन दे दिया और साथ ही एक प्रिंसिपल को एक्सेप्ट कर लिया, जहां पर राजा की सारी पावर अब कॉन्स्टिट्यूशन चेक करेगा, यानी कॉन्स्टिट्यूशन तय करेगा कि राजा क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। अब जैसे ही नेशनल असेंबली पावर में आती है, 4 अगस्त 1789 को ही आते ही एक डिक्री पास की जाती है, यानी अध्यादेश, जिसके तहत फ्यूडल सिस्टम ऑफ टैक्सेस एंड ऑब्लिगेशंस को अबॉलिश कर दिया जाता है। ये वही फ्यूडल सिस्टम है जिसके तहत सोसाइटी को 3 अलग अलग स्टेट्स में बांटा गया था, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के पास कुछ बर्थ राइट प्रिविलेजेस थे, जिसकी वजह से सोसाइटी के अंदर बहुत बड़ा डिस्क्रिमिनेशन था। अब यहां पर मेंबर ऑफ क्लर्जीज को सबसे पहले फोर्स किया गया कि वो अपने सभी प्रिविलेजेस से गिव अप कर दें, जिसमें एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पे लगने वाला 10% टैक्स, जिसे टाइड कहा जाता था, उसे अबॉलिश कर दिया गया। साथ ही चर्च के पास जितना भी लैंड था उसे कन्फेसिकेटेड किया गया, यानी जब्त कर लिया गया। अब इससे हुआ क्या? इसका रिजल्ट ये निकला कि गवर्नमेंट के पास 2 बिलियन लीवरेज के एसेट्स एक्वायर हुए। ये तो बहुत अच्छी बात थी, क्योंकि वॉर लोन लगभग 2 बिलियन लीवरेज का ही था। अब फ्रांस बन चुका था कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, यानी कॉन्स्टिट्यूशन तय करने वाला था कि इस देश में क्या होने वाला है और क्या नहीं होने वाला। कॉन्स्टिट्यूशन बताएगा कि क्या ज्यूरिडिक्शन में राजा के आता है और क्या नहीं आता, राजा क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, कौन सी पावर का इस्तेमाल कब करेगा, ये सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन बताने वाला था। तो इस देश की नियति अब कॉन्स्टिट्यूशन तय करने वाला था। नेशनल असेंबली अपना ड्राफ्ट बनाकर कंप्लीट करती है 1791 में। अब जब भी कोई कॉन्स्टिट्यूशन आता है, उसके पीछे कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उसके पीछे लोगों की कुछ एस्पिरेशंस होती हैं। यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर था, जिसमें था टू लिमिट द पावर ऑफ मोनार्क। जनरली मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में राजा अपनी पावर किसी के साथ भी शेयर नहीं करते, ज्यादातर पावर वो खुद हाथ में रखते हैं। अब ऐसे में अब कोई भी पावर किसी एक व्यक्ति के हाथ में ना होकर अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में बांट दी गई। ये कौन से इंस्टीट्यूशन थे? ये थे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। अगर हम प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें तो मॉडर्न डे डेमोक्रेसीज में ज्यादातर गवर्नमेंट यही मॉडल फॉलो करती हैं। अब ये मॉडल काम कैसे करता था उस वक्त फ्रांस में, उसको समझ लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे लेजिस्लेचर की। यहाँ पर जो नेशनल असेंबली है उसे इनडायरेक्टली इलेक्टेड कहा गया था, क्योंकि सोसाइटी को 2 कैटेगरीज में बांटा गया। इसमें थे एक्टिव सिटीजन, दूसरे थे पैसिव सिटीजन। एक्टिव सिटीजन वो सभी मेल थे जो 25 वर्ष से ऊपर थे और 3 दिन के वेजेस के बराबर टैक्स पे करते थे। दूसरी तरफ थे वो सभी मेल, फीमेल, बच्चे, बूढ़े जो टैक्सेस पे नहीं करते थे, और वो सब पैसिव सिटीजन की कैटेगरी में डाले गए। अब पैसिव सिटीजन के पास कोई भी वोटिंग राइट्स नहीं थे, जबकि एक्टिव सिटीजन के पास वोटिंग राइट्स थे। अब यही एक्टिव सिटीजन्स इलेक्ट करते थे इलेक्टर्स को। ये इलेक्टर्स कौन थे? ये वो थे जो सोसाइटी में हाईएस्ट टैक्स पेयर की कैटेगरी में आते थे। ये इलेक्टर्स देन वोट करते थे मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली के लिए, और इसी वजह से नेशनल असेंबली को इनडायरेक्टली इलेक्टेड कहा गया, क्योंकि अगर लोगों का डायरेक्ट पार्टिसिपेशन होता तो इसे डायरेक्ट इलेक्शन कहते। अब लेजिस्लेचर यानी नेशनल असेंबली का काम था लॉ बनाना। अब लॉ को एग्जीक्यूट करने की जिम्मेदारी होती थी एग्जीक्यूटिव्स की। एग्जीक्यूटिव में 2 लोग आते थे, एक थे किंग और एक थे मिनिस्टर्स। यहां पर किंग के पास एक स्पेशल पावर थी जिसे कहा गया वीटो।
अब वीटो मतलब किंग चाहे तो किसी भी लॉ को अपनी सहूलियत के हिसाब से होल्ड पर रख सकते थे या उसे रोक सकते थे पूरी तरीके से। अब इसके बाद चलते हैं जुडिशरी की तरफ। जुडिशरी की जिम्मेदारी थी सोसाइटी के अंदर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, साथ ही ये देखना कि ये पूरा सिस्टम क्या कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम कर रहा है या नहीं। अब ऐसे में जजेस की अपॉइंटमेंट में भी एक्टिव सिटीजन एक अहम भूमिका निभाते थे थ्रू देयर वोट्स। अब हम चलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ। कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत होती थी राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन से। अब कॉन्स्टिट्यूशन दिखने में कुछ इस तरीके से था। अब यहाँ पर कुछ ऐसे अहम राइट्स की बात हम करेंगे जो हमारी जिंदगी में आज भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे राइट टू लाइफ यानी जीवन का अधिकार। आपसे आपका जीवन कोई नहीं छीन सकता, बल्कि सरकार की यह जिम्मेदारी होगी कि आपको एक ऐसा सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाए कि आप राइट टू लाइफ को एंजॉय कर पाएं। सेकंड है फ्रीडम ऑफ स्पीच, यानी आपके मन में कोई भी विचार है, आप उसे लिखकर, बोलकर, ड्रॉ करके कैसे भी आप व्यक्त कर सकते हैं, उस पर कोई भी रोक टोक नहीं होगी। साथ ही फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, आप किसी भी विषय पे कोई भी ओपिनियन बनाएंगे, उसमें किसी भी तरीके का कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। फिर आता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कानून के समक्ष बराबरी। अब इसमें कोई राजा हो या एक आम सिटीजन, सभी के लिए कानून बराबर रहेगा। कानून सभी को समान दृष्टि से देखेगा और इसमें कोई भी भेदभाव नहीं होगा। अब ये सभी राइट्स लोगों के लिए नेचुरल और इनएलिनेबल रखे गए। नेचुरल मतलब बाय बर्थ सभी ह्यूमन बींग्स को ये सभी राइट्स मिलने थे। इनएलिनेबल मतलब इन्हें लोगों से कोई छीन नहीं सकता। पर ये बात सिर्फ कह देने से तो बात नहीं बनती। अब इसके लिए इस चीज की जिम्मेदारी दी गई स्टेट यानी सरकार को। सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि सभी लोगों को बाय बर्थ ये राइट्स मिलने चाहिए और इन्हें लोगों से कोई छीनेगा नहीं, और इस तरीके का कोई वायलेशन अगर होता है तो स्टेट उस पर कड़ा एक्शन लेगा। अब मेरे पास आपके लिए एक बहुत मजेदार टास्क, डिस्क्राइब हाउ द न्यू पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की वर्कड इन फ्रांस, यानी ये जो नया कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का सिस्टम था वो फ्रांस में कैसा काम कर रहा था, इसे आप अपने शब्दों में डिस्क्राइब करेंगे। अब मैं मिलता हूं आपसे किसी और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग।